नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड पेपर। तो होगा आज आपका पार्ट 2। इसमें भी लगभग आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस होंगे और ये 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन निम्नलिखित में से किस मार्ग पर बनाई गई? या अभी तक पूरा नहीं हुआ का, पर ये अहमदाबाद से मुंबई के लिए बनाई जाएगी और इसमें भारत की मदद कर रहा है आपका जापान। तो लिखा हुआ है, सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के तत्कालीन जो उनके समकक्ष थे जापानी शिंजो आबे, अभी तो फूमियो किशिदा आपके जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब शिंजो आबे की आप जानते हैं हत्या कर दी गई थी कुछ समय पहले और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ये आप याद रखना, पद्म विभूषण से शिंजो आबे को मरणोपरांत ने मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी। जापान की शिकानसेन हाई स्पीड ट्रेनों को उनकी उपस्थिति और गति के लिए बोलचाल की भाषा में बुलेट ट्रेन कहा जाता है। यह आमतौर पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति वाली हाई स्पीड ट्रेन का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में चलेगी, जिसका निर्माण सितंबर 2017 से शुरू हो गया था। बीच में आप जानते कोविड लग गया था, जिस कारण से क्या हुआ, प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया है। पहले ये काम हो जाना था लगभग कब आपका 2022 में, पर अब ये थोड़ा शिफ्ट होकर 2024 तक जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। यह जापान की मदद से 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिल्डिंग है। ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 2022 मैंने बोल दिया। शिकानसेन प्रौद्योगिकी क्या है, टेक्नोलॉजी का तो लिखा हुआ है। शिकानसेन का शाब्दिक अर्थ होता है नई ट्रंक लाइनें जो जापान में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को संदर्भित करती हैं। इस तकनीक के उपयोग के माध्यम से ट्रेन आराम और सुरक्षा से समझौता किए बिना उच्च गति प्राप्त करती है। पारंपरिक रेल लाइनों के विपरीत शिकानसेन मार्ग किसी भी अन्य प्रकार के यातायात के लिए कड़ाई से ऑफ लिमिट है। मतलब इसके लिए आपका अलग से पटरी बिछाई जाती है, ये नॉर्मल पटरी आपकी नहीं चलती है। या नेटवर्क बाधाओं से गुजरने के बजाय उनके चारों ओर जाने के लिए वाइडक्ट्स और सुरंगों का उपयोग करता है, जिससे दूरी तय करने में लगने वाला समय की क्या होती है, बचत होती है। हल्के वाहनों के प्रयोग से पटरियों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम होती है। ये ट्रेनें तेज़ी से त्वरण और मंदी की पेशकश करती हैं और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट में आपको देखने मिलती है। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट ये आपका साबरमती से और मुंबई तक चलेगा, ठीक है ना। साबरमती अहमदाबाद में ही है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और पूरा लिखा हुआ है कि जापान प्रोवाइड कर रहा है टेक्नोलॉजी। लगभग कॉस्ट जो बोली जा रही है एस्टिमेटेड वो 1,10,000 करोड़ के आसपास बोली जा रही है। और लगभग जो बोल सकते हैं जितना आपका टोटल डिस्टेंस कवर की जाएगी वो 508 किलोमीटर के आसपास होगी, जिसमें से एलिवेटेड होगी 468 किलोमीटर। टनल को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो 27 किलोमीटर और ग्राउंड पे 13 किलोमीटर के आसपास आपको देखने मिलेगी। मैक्सिमम स्पीड जो इसकी बोली जा रही है 350 होगी और ऑपरेटिंग स्पीड जो डिज़ाइंड है वो 350 है, ऑपरेटिंग होगी 320 के आसपास। कहा जा रहा है ये 508 किलोमीटर की जर्नी लगभग 2 घंटे के आसपास आपकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लिखा हुआ है लिमिटेड स्टॉप और स्टॉप एट ऑल स्टेशन अगर रुकती है तो लगभग 2.5 घंटे या 3 घंटे के आसपास ही आपकी कवर कर लेगी। अभी जो लगता है टाइम वो 7 से 8 घंटे के आसपास लगता है। कॉमेंसमेंट जो हुआ था, स्टार्ट जो हुआ था काम वो सितंबर 14, 2017 को हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 या 24 तक आपका ये कंप्लीट होने की संभावना है। शुरुआत में जो बोला गया था लगभग 15 अगस्त 2022 तक बोला गया था, पर अभी ये काम रुका हुआ है। अगर इसमें से आप देखें तो गुजरात 351 किलोमीटर ये आपका चलेगी, गुजरात 351 किलोमीटर कवर करेगा बुलेट ट्रेन में, और महाराष्ट्र करेगा 156 किलोमीटर, ठीक है। और स्टेशन होंगे टोटल 12। हिमा दास का संबंध है, एक जानी मानी भारतीय के एथलेटिक खिलाड़ी हैं, रेसर हैं, धावक हैं। तो ये हिमा दास आपकी। तो हिमा दास एथलेटिक में ट्रैक और फील्ड से जुड़ी हुई है। उन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें अब ढींग जगह आसाम में और पुलिस में पुलिस अधीक्षक DSP के रूप में नियुक्त किया गया था अभी हाल फिलहाल में। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जैसी रेस में ये स्पर्धा करती हैं, भाग लेती हैं। 2018 जकार्ता जो एशियन गेम हुए थे उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। अगर एथलेटिक्स की बात करें तो उसमें रिले आ जाता है, फोटो फिनिश आ जाता है, ट्रैक, लैन, हर्डल्स, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, ट्रिपल जंप, हाई जंप, क्रॉस कंट्री, ये सारे किस्म आ जाते हैं आपके एथलेटिक्स में कंक्लूड कर दिए जाते हैं। शतरंज में अगर बात की जाए तो उससे संबंधित कुछ वोकैब्स आती हैं, जैसे ELO आ जाता है, रेटिंग, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, ग्रैंड मास्टर, गैम्बिट, किंग्स इंडियन डिफेंस, ये सारे आ जाते हैं। बॉक्सिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ शब्द जैसे नॉकआउट, राउंड, रिंग, स्टॉपेज, पंच, अपर कट, किडनी पंच, टाइमिंग, फुटवर्क आदि। तैराकी में अगर देखा जाए तो फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, लेन, पुल, क्रॉल, ये आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया? ग्रैमी दिया जाता है आपका संगीत में, जाना माना पुरस्कार है विश्व स्तर का।
तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है। उन्हें यूएसए में रिकॉर्डिंग कला और विज्ञान के राष्ट्रीय अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को ग्रामोफोन की एक सुनहरी प्रतिमा दी जाती है। ग्रामोफोन आप जानते हैं पुराने जमाने में जिसमें संगीत सुना जाता था, उसकी कॉपी मिलती है। 1959 में लॉस एंजलिस में पहला ग्रैमी अवार्ड आयोजित किया गया। लॉस एंजलिस आपका कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। अभी 63वां दिया गया था 2021 में। तो अब हमें ये वाला तो याद करना नहीं है, हमें करना है कौन सा वाला, ये वाला याद मत करना अभी फिलहाल। हमें करना है याद कौन सा वाला, 64वां जो आपका हुआ था 4 अप्रैल 2022 को। ये पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। ये आपके यहाँ पे ग्रामोफोन आप जूम करके इसे देख सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो बेस्ट एल्बम का मिला है वीआर को, फिर सॉन्ग ऑफ द ईयर को मिला है लीव द डोर ओपन को, रैप एल्बम है कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट, और न्यू आर्टिस्ट में ओलिविया रॉड्रिगो को, और रिकॉर्ड्स में मिला है लीव द डोर ओपन को मिला है। ये आप याद कर सकते हैं। पर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एल्बम ऑफ द ईयर वीआर, ये याद कर लेना कम से कम। तार्किक, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है तार्किक रूप और अर्थपूर्ण क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले ईंट चाहिए होती है, ईंट के बाद दीवार, ईंटों से दीवार बनेगी, दीवार से घर बनेगा, घर में लगाया जाएगा प्राइमर, और फिर उसके बाद पेंट किया जाएगा। फिर आता है 1 3 4 5 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईंट, दीवार, घर, प्राइमर और पेंट। प्राइमर होता है पुट्टी। अच्छा, नेक्स्ट लिखा, निम्न में से कौन सा देश 2023 में महिला T20 विश्व कप जो आयोजित होगा वो करेगा? दक्षिण अफ्रीका। तो लिखा 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप, आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 8वां संस्करण होगा। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होना है। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा, जिसकी मेजबानी अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत करेगा। याद रखना, इस बार भारत करेगा। तो ये अगले साल होना है अक्टूबर नवंबर में। यह पहली बार होगा जब प्रतियोगिता पूरी तरह से भारत में आयोजित की जाएगी। इससे पहले जितनी बार भी होता था उसमें आपके बोल सकते थे श्रीलंका भी पार्टिसिपेट कर लेता था, बांग्लादेश, जैसे आपका 2011 में हुआ था। तो बांग्लादेश, श्रीलंका ये पार्टिसिपेट करते थे। पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन ख़राब है तो वहाँ हम जाते नहीं है। पिछले 3 संस्करणों को आंशिक रूप से वह होस्ट कर रहा है। तो देखा जाए तो 1987, 1996 और फिर 2011 भारत ने होस्ट किया है, पर कंबाइंड किया है। याद रखना, अभी जो होगा वो फुल ऑन भारत ही करेगा। अच्छा, आईसीसी की अगर बात करें, 15 जून 1909 को बना था, 113 साल हो चुके हैं। और हेडक्वार्टर्स का आपका दुबई में देखने को मिलेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, मतलब यूएई में 2005 से। उससे पहले ये था आपका लंदन, इंग्लैंड में। आपने याद रखना है, जो आपका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर। मेंबर टोटल्स देखने को मिलता है 108 मेंबर्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन अभी जो है वो ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के, और सीईओ की अगर बात करें तो वो आपके जॉफ एल्डराइस, ये ऑस्ट्रेलिया के। जनरल मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे वसीम खान, ये आपके इंग्लैंड के। बीसीआई की अगर बात करें, बीसीआई का गठन होता है 1928 को, याद रखना। और बीसीआई का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो मुंबई में देखने को मिलेगा, वानखेड़े में। अध्यक्ष अभी जो है वो सौरव गांगुली को हटाकर रॉजर बिनी बने, और सचिव जो है जैसा है, मुख्यालय आपको मुंबई देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक लिखा हुआ है कि आईसीसी ने भारत के विनु मार्कंड सहित खेल के 10 आइकनों को अपने हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। एक सेकेंड है, ठीक है। विनु मानकंड के नाम पे आप जानते हैं, मानकंड एक होता है ना जिसमें अगर रनर क्रीज से आगे चले जाए तो बॉलर उस क्या कर सकता है, गिल्लियाँ उड़ा सकता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। चल रहा है, ठीक है, कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। जैसे अक्टूबर नवंबर में आपका 2022 में, तो आप जानते हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था। टोटल 16 टीम खेली थी, और ये आप याद रखना होस्ट कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। और ये भी आपने याद रखना है जीता कौन था, तो इस बार जीता था आपका कौन, इंग्लैंड। ठीक है ना। इसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर 2023 में आपका आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 50-50 ओवर का 2023 में। 10 टीमें भाग लेंगी और होस्ट करेगा इंडिया। फिर जून 2024 की अगर बात करें तो आपका होना आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये होगा T20। इसमें लगभग 20 टीम आपकी पार्टिसिपेट करेंगी, और ये होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज़, यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 2026 में, फरवरी 2026 की अगर बात करें तो ये होना आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का, और ये इंडिया और श्रीलंका के करेंगे, होस्ट करेंगे। उसके बाद आपका होना है फरवरी 2027 में आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी होनी है आपकी पाकिस्तान में। भारत इसे बॉयकॉट कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है ना। और अक्टूबर नवंबर 2027 में आपका जो होगा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2027 में, और इसे करेगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट करेंगे। उसके बाद अक्टूबर 2028 में ये देखने को मिलेगा आपका T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और फिर अक्टूबर 2019 में आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी होगी, वो भारत होस्ट करेगा।
2030 की अगर बात करें तो मेंस T20 वर्ल्ड कप उस समय होंगे, इंग्लैंड, वॉल्स और आयरलैंड, स्कॉटलैंड ये होस्ट करेंगे। और 2031 अक्टूबर नवंबर में आपका देखने को मिलेगा कि ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 वाला फिर से भारत और कौन, बांग्लादेश होस्ट करेंगे फिर। अच्छा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा लियोन, फ्रांस में। तो लिखा हुआ है इंटरपोल, जिसकी फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इसे कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। मुख्यालय लियोन, फ्रांस में। राष्ट्रपति अहमद नासर अल रईसी है। गठन हुआ था 1923 में और 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया था। भारत 1949 में इसका सदस्य बना। आज के टाइम पर अगर देखें तो 194 देश इसके सदस्य हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी देख लेते हैं, चाहे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संगठन हो, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष हो, या आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष हो UNFPA, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो, सारे हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे। ये जरूर आप लिख लेना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन WFP और FAO रोम इटली में देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र आवास कार्यक्रम का आपको नैरोबी केनिया में देखने को मिलेगा। और नैरोबी केनिया में आपको देखने को मिलेगा किसका, पर्यावरण का। व्यापार या अंकटाड यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम UNAIDS, ये सारे आपको जेनेवा में देखने को मिलेंगे, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन हैग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो, जापान में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को हो गया। आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD हो गया। और स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद इकोमॉस हो गया। यह आपको देखने को मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, ये सारा आपको वियना में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, राष्ट्रकुल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये आपको लंदन, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से बोला जाता है। और फिर आपने ये याद रखना है कि बना कब था, तो 7 सितंबर 1923 को ये बना था आपका। और उसके बाद आपने देखना है कि भारत का मेंबर है, जितने भी आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं सारे इसके मेंबर हैं, ठीक है ना। और 195 इसके क्या मेंबर कंट्रीज़ हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें, जनरल सेक्रेटरी जो है या सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम है जर्गन स्टॉक। और प्रेसिडेंट जो है अहमद नासिर अल रईसी है। और अगर देखा जाए तो लैंग्वेज कितनी है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस 4 हैं, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच और स्पेनिश, ये आपने याद कर लेना है। लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की अगर बात करें तो किससे प्राप्त की जाती है, फंगस से। फंगस से ये चीज़ प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। किसने ढूंढी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो लिखा एंटीबायोटिक कवक की चयापचय प्रक्रिया को प्रभावित और बाधित करते हैं और अंततः इसे मार देते हैं। पेनिसिलिनियम नोटेटम इसको बोला जाता है, या P. क्राइसोजेनम कवक का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के उत्पादन के लिए किया जाता है। कवक की अगर बात करें, यूकेरियोटिक होता है आपका, जिनमें सूक्ष्म जीव जैसे खमीर, मोल्ड, मशरूम शामिल होते हैं। इन जीवों को कवक जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। कवक जगत में पाए जाने वाले जीवों में एक कोशिका भित्ति होती है, ये सर्वव्यापी होते हैं। एक होते हैं यूकेरियोट्स और एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, ये आप याद रख सकते हैं। उन्हें जीवित जीवों के लिए विषम पोषी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कवक की कुछ विशेषताएं होती हैं। कवक यूकेरियोटिक, गैर संवहनी, गैर प्रेरक और विषम पोषी जीव है, या एक कोशिकीय या तंतुमय हो सकते हैं। ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। कवक पीढ़ी के प्रत्यावर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं। कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। कवक अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। काइटिन नाम का जैव संश्लेषण कवक में पाया जाता है, जैसे क्लोरोफॉर्म पाया जाता है किनमें, पौधों में, पेड़ पौधों में। कवक के नाभिक बहुत छोटे होते हैं। कवक में कोई भ्रूण अवस्था नहीं होती, वह बीजाणुओं से विकसित होते हैं। प्रजनन का तरीका लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। कुछ कवक परजीवी होते हैं, पैरासाइट, और पोषक को संक्रमित कर सकते हैं, मतलब दूसरों पर आश्रित होते हैं। कवक फेरोमोन नामक एक रसायन का उत्पादन करते हैं जो कवक में यौन प्रजनन का कारण होता है। फिर कहा सही है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो 63, 49, 35 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 के पहाड़े में अगर देखा जाए तो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 7 नम 63, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं किसके पहाड़े में आता है, 9 के आता है ना। तो 9 के पहाड़े में आता है 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 9 नम 81, ये तो आ रहा है। 28, 40 और 64 4 के पहाड़े में आते हैं। 7 चौको 28, 10 और 15 चौको 60, 16 चौको 64, थोड़ा गड़बड़ा रहा है। 16 10 7 आ रहे हैं, 9 7 5 लाना है, ठीक है। और यहाँ पर भी अलग लग रहा है और यहाँ पर भी अलग लग रहा है, ठीक है। तो यही होगा आंसर आपका पहला वाला, 81 63 45, 9 7 5 वही ला पा रहा है, हाँ यही है।
अच्छा, डॉक्टर BC रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिनके नाम पर हमारे देश में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना, 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को ही पैदा हुए थे ये, और 1 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बोल सकते हैं कि चिकित्सक थे किसके, महात्मा गांधी जी के। 1931 में लंदन से लौटने के बाद डॉक्टर BC रॉय, ये याद रखना आप, पश्चिम बंगाल के आपके मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है ना। और डॉक्टर BC रॉय राजनीति में सक्रिय हो गए। तो डॉक्टर BC रॉय महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। जल्दी उनके दोस्त और निजी चिकित्सक भी बन गए थे। मई 1933 में जब गांधी जी पुणे, अब जिसे पुणे कहा जाता है, के परनाकुटिविन में किस दिन का उपवास कर रहे थे, तो डॉक्टर रॉय उनके साथ थे और उनकी देखभाल कर रहे थे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, मैंने 1 अगस्त लिख दिया शायद से ना, 1 अगस्त नहीं, 1 जुलाई को पैदा हुए थे, 1 जुलाई को मर गए थे, जुलाई, ठीक है ना, 1 जुलाई। तो व्यक्तिगत जीवन और समुदाय के लिए चिकित्सकों के योगदान को मान्यता देने में स्वास्थ्य सेवा संगठनों में हर साल 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। आप याद करना, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। यह दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का सम्मान करता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इसी तारीख 1962 को 80 वर्ष की उम्र में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर रॉय को 4 फरवरी 1961 को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस दिन की स्थापना 1991 में केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मान बोल सकते सम्मान देने के लिए की गई थी, सम्मान देने के लिए की गई थी। जयपुर में हवा महल, इसका निर्माण रुका है सवाई प्रताप सिंह ने कर रखा है। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सवाई प्रताप सिंह के बारे में लिखा है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 के लिए जयपुर के कछवा शासक थे। उनका जन्म दिसंबर 1764 में हुआ था और उन्होंने अपने पिता माधो सिंह प्रथम के साथ के बाद शासन किया था। वे जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के परपौत्र थे। उन्हें हवा महल के निर्माण के लिए जाना जाता है, प्रताप सिंह को। हवा महल की अगर बात करें तो ये आपका जयपुर में देखने को मिलेगा, मैं जा रखा हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है। इसके सांस्कृतिक स्थापत्य विरासत हिंदू राजपूत वास्तुकला और इस्लामी मुगल वास्तुकला के एक संलयन का प्रतिबिंब है। राजपूत शैली गुंबददार छत्र कलाकृति स्तंभों, कमल और पुष्प प्रारूप के रूप में देखी जा सकती है। इस्लामी शैली इसकी पत्थर की जड़ में कार्य के रूप में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदय सिंह जी की बात करें तो उदय सिंह राठौड़ को साहब मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता है। वह मारवाड़ का राठौड़ शासक 1583 से 95 तक थे, जिसे बाद में जोधपुर के नाम से जाना जाता है। माधो सिंह प्रथम आते हैं तो महाराजा सवाई माधो सिंह 1750 से की लगभग 1768 के लिए जयपुर के राज्य के शासक थे। उन्होंने शहर के महल के चंद्र महल परिसर में माधव निवास, माधव विलास सहित कई महल बनवाए थे। जय महल के केंद्र में सिसोदिया रानी का बाग भी देखने को मिलता है। सवाई राजा मान सिंह द्वितीय, उन्होंने 1922 से लेकर 1949 के बीच रियासत जयपुर पर शासन किया। 1958 में सरमान सिंह कई शासकों में से एक थे जिन्होंने राजस्थान में पर्यटन की क्षमता का अनुभव किया। रामबाग महल को एक लग्जरी होटल में परिवर्तित कर दिया गया था, जो उनका महल था। तो ये आपका हवा महल जयपुर। अच्छा, फिर यहाँ पर देखना है, एक है जो भिन्न है, तो देख लेते हैं। 23, 6, 67, 42, ठीक है। 2 3 6 इंटू कर लो तो 2 3 6 आ जाएगा, 7 6 42 हो रहा है। 5 चौको 20 और 8 7 8 5 8 6 48, 8 7 56, गड़बड़ हो रहा है। 8 3 24 और 7 एकम 7, सही है, ये दोनों सही है। 9 3 27 और 6 चौको 24, ये भी सही है, गलत हो रहा है ये वाला। निकोबार द्वीप कहाँ पर है? निकोबार द्वीप आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार आपको इस तरफ मिलेगा, ठीक है ना, और अरब सागर की तरफ आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो भारत की भौतिक विशेषताओं को निम्नलिखित भौगोलिक विभाजनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। द्वीप समूह, भारत के द्वीपों को 2 समूहों में बांटा जाता है, एक अरब सागर समूह और दूसरा बंगाली खाड़ी समूह। बंगाली खाड़ी की अगर बात करें तो बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीपों की लंबी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप है। आकार में बड़े और अधिक संख्या में बिखरे हुए द्वीपों के पूरे समूह को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप अंतर समुद्री पर्वत से के उठे हुए भाग है, मतलब हिमालय का ही एक पार्ट है, ये बोला जाता है इन्हें। अरब सागर समूह की बात करें, इसमें केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप समूह है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों, याद रखना आप, कोरल से बना हुआ है, द्वीपों से बना हुआ है। लक्षद्वीप जो है एटॉल फॉर्म में, बाकी भारत में जो पाए जाते हैं फ्रिंजेस फॉर्म में पाई जाती हैं कोरल्स। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया था। यहाँ 32 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे के क्षेत्र को कवर करता है। कवरत्ती इसकी राजधानी है और पोर्ट ब्लेयर राजधानी अंडमान निकोबार की। इस द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों की एक महान विविधता है। पीटी द्वीप जो निर्जन है में एक पक्षी अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये भारत है और भारत के इस तरफ है आपका कौन सा, अंडमान निकोबार, बंगाली खाड़ी की तरफ। अगर ऊपर बात करें तो एक कोको चैनल आता है, उसके ऊपर आता है एक कोको द्वीप, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, पर जवाहरलाल नेहरू ने इसे
आपका किन्हें दे दिया था, बांग्लादेश सॉरी म्यांमार को दे दिया था। उसके बाद नॉर्थ अंडमान आता है। अंडमान को 4 भागों में बांटा जाता है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। कई बार पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो कहाँ पर है, तो आप याद रखना है वो साउथ अंडमान में है। पर याद रखना सबसे नीचे साउथ नहीं है बल्कि कौन सा, लिटिल अंडमान है, ये आपने याद रखना है। नारकोंडम यहाँ पर है और बैरन आइलैंड जो भारत के क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे जैसे रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया, हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया और नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रख दिया गया। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंगन पास आता है, ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अंडमान सी लगता है, उसके बाद आपका 10 डिग्री चैनल लगता है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। कार निकोबार के बाद आपने याद जो करना है वो सोम्ब्रेरो चैनल है, ठीक है ना, जिसके बाद लिटिल निकोबार लगता है और सबसे नीचे लगता है ग्रेट निकोबार, ये आपने याद रखना है, ग्रेट निकोबार सबसे नीचे और उसके बाद लगता है आपका दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, ये आता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको अरब सागर की तरफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स हैं और यहीं पे तुम्हें अमनीद्वीप आइलैंड्स और लकाद्वीप आइलैंड्स से मिलकर आपके लक्षद्वीप आइलैंड बनते हैं। और एक छोटा सा आइलैंड है कवारती जो राजधानी किसके, लक्षद्वीप आइलैंड की, और यहीं पे आपको लक्षद्वीप सागर देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप के बाद अगर आप देखें तो लकाद्वीप के बाद आपका 9 डिग्री चैनल लगता है, ठीक है ना, इंडियन ओशन में, और उसके बाद मिनिकॉय आइलैंड आता है और उसके बाद 8 डिग्री चैनल और फिर नीचे आ जाता है आपका कौन सा, मालदीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेजोड़ जोड़ी को चयन कीजिए। कृत्रिम का प्राकृतिक, ठीक है, आशीर्वाद, श्राप, विलोम है, तल नीचे, तल तल तो नीचे होता है, ठीक है ना, तल का छत हो सकता था, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सस्ता महंगा, तो ये गलत हो जाता आपका। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किससे, तो ये अघोषित आय से थी, ये बिल्कुल हटकर जवाब है, बिल्कुल याद रखना। गरीब कल्याण योजना से लगता होगा कि बोल के कुछ पैसे पूसे दिए जाते होंगे या किसी तरीके से मदद की जाती है, पर ये जो आपकी क्या है अनडिक्लेयर्ड जो इनकम होती है उसको डिक्लेयर किया जाता है जब। तो बात है 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अघोषित आय की घोषणा के अनुरूप का एक योजना थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जमा योजना PMGKDS 2016 भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2016 को अधिसूचित एक योजना है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक घोषणाकर्ता पर लागू होती है। इसके अंतर्गत नगद जमा की घोषणा करने वालों पर 50% का शुल्क लगाया जाएगा, जो 30% कर और 33% उस पर सरचार्ज लगाया जाएगा अधिभार, और 10% जुर्माना में विभाजित किया जाएगा, याद रखना अगर ब्लैक मनी वाला सिस्टम है। इसके अलावा घोषित राशि का 25% 4 साल के लिए गैर ब्याज वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है ना, यहीं से निकाल के। आगे लिखा हुआ है PMGKY के तहत घोषणाएं गोपनीय होंगी और इसका लाभ लेने वाले चालान से बच जाएंगे, मतलब उनका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। जो लोग योजना का लाभ नहीं उठाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं उन्हें चालान के अलावा 85% तक जुर्माना भी भरना होगा, 85% टैक्स। इस योजना के अंतर्गत अभी बैंकों में अघोषित नकदी या जमा की घोषणा नहीं करने पर इसे कर विवरणी प्रपत्र में आय के रूप में दिखाने में कुल 77.25% कर और जुर्माना लगेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा खाते में जो पैसा जमा होने की उम्मीद है उसका उद्देश्य गरीब लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वही ब्लैक मनी को सीधे डाल देना है किसमें, गरीबों के कल्याण के लिए। सरकार ने यह बड़ा कदम 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद उठाया था। अच्छा, हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद के लिए 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी कई उपाय किए हैं। इस पर कुछ प्रकार आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं और चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल हर माह 3 महीने तक मुफ्त दी जाएगी। और महिला जन धन खाता धारकों के लिए 3 महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मनरेगा मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 202 रुपये कर दिया गया। गरीब वरिष्ठ नागरिक, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को 1000 से 3 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि, आप जानते हैं आप जो पेंशन हो गई वो 1500 रुपये पर माह कर दी गई है सबकी। यदि 16 मई 2017 को मंगलवार था तो 13 मई 2015 को क्या होगा, अब जानते हैं आप। ये 16 मई में यहाँ पे लिख देता हूँ, उल्टा चलना है तो यहाँ पे 16 मई के बाद तो मैं आ जाऊँगा 16 मई 2016 पे, उसके बाद 16 मई 2015 पे आ जाऊँगा और उसके बाद आ जाऊँगा 13 मई, यहाँ पर आना है मुझे, उल्टा चलना है। तो ठीक है, जब वापस चलेंगे तो आप जानते हैं 2016 और 2000, देखो 2016 लीप ईयर है पर इसमें फरवरी नहीं आ रही बीच में, फरवरी जो आ रही है वो 2017 की आ रही,
तो एक दिन पीछे जाएगा। उसके बाद 2016 से जब आप 2015 में जाएंगे तो यहाँ पे 2016 क्योंकि लीप ईयर है और उसकी फरवरी काउंट हो जाएगी, तो 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा। और फिर 16 से 13 पे जाना है तो 2 दिन, और यहाँ पर जाना है तो 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। 3 दिन हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, 6 दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका मंगलवार, 6 दिन पीछे जाओगे तो आपका आ जाएगा बुधवार। निम्न में कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है नर्मदा, ठीक है ना। बाकी कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, ये तीनों नदी आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं और ये निर्माण करती हैं किसका? डेल्टा का। बंगाल की खाड़ी की तरफ जो गिरने वाली नदियाँ वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियाँ वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नर्मदा गिर जाती है खंबाती की खाड़ी से। यहाँ पर आपको देखिए महानदी, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ किस तरफ गिरती हैं? इस तरफ। तो इस तरफ डेल्टा का निर्माण होता है और इस तरफ एस्चुरी बनती है। यहाँ खड़ा ढाल है और यहाँ लेटा हुआ ढाल है, ये याद कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। तो लिखा हुआ है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के शिखर से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। स्रोत समुद्र तक। नदी की कुल लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर है। यह नदी गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। नर्मदा और ताप्ती बिना डेल्टा वाली सबसे बड़ी नदियां, याद रखना, एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां जैसे कोलार नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी और हिरन नदी। कृष्णा की अगर बात करें, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है या सांगली से होकर बहती और बंगाली की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। और तुंगभद्रा नदी इसकी सबसे मुख्य सहायक नदी है, ये आपने याद रखना है, जो खुद तुंग और भद्रा नदी से मिलकर बनती है। दूधगंगा, कोयना, भीमा, मालप्रभा, डिंडी, घटप्रभा, वरना, येरला और मूसी कुछ सहायक नदियाँ हैं किसकी? कृष्णा की। और कृष्णा पे आपका नागार्जुन सागर डैम देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर पे। गोदावरी की अगर बात करें तो इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। एक मौसमी नदी है, सूख जाती है गर्मियों में, और ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, या मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्यों के माध्यम से दक्षिण मध्य भारत में दक्षिण पूर्व में बहती है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। नदी राजमुंदरी में एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। कोवूर और राजमुंदरी को जोड़ने वाला एशिया का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल गोदावरी नदी पर ही स्थित है। महानदी की अगर बात करें तो यहाँ भारत के सतपुड़ा रेंज से निकलती है महानदी, ये आप याद कर सकते हैं। विंध्यारण्यक छत्तीसगढ़ महानदी वहाँ से निकलती है, या पूर्व में बंगाली खाड़ी में गिरती है। यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बहती है। सबसे बड़ा जो बांध है हीराकुंड इसी नदी पर है। 1 से 2 बजे के बीच में किस समय की घड़ी की आपस की, अब देखो 1 से 2 बजे की अगर बात करें तो एक पे होता है 5 मिनट और इस पे होता है 10 मिनट, तो हमें 5 मिनट लेके चलना होता है जहाँ से चलती घड़ी। और 60 बटे जो 55 होता है इसको दिमाग में रखना, तो 5 तो यहीं पर रख दिया, 60 बटे 55 को इस तरीके से लिख दिया। 60 बटे 55 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, काट दो, ठीक है ना। 1 सेकेंड रुकना। 12/11 से इंटू की जाती है, ठीक है ना। ऐसे कर देना है जैसे 60/55 है तो इसे 12/11 लिख सकते हैं, और 12/11 की इंटू कर देनी किससे? 5 से, तो 1:05 और 12/11 से इंटू कर देनी होती है, ठीक है ना। तो अगर इससे इंटू की जाएगी तो 12×5 60/11 और ये हो जाएगा फिर 1:11 55 और 5 60/11, ये टाइमिंग आपकी निकल के आ जाएगी। वैसे साफ पता लग रहा है 5 से स्टार्ट होता तो 5 वाला एक ही था यहाँ पे। अच्छा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से अक्सर खबरों में रहता है, इसका संबंध किससे है? तो आपका चाहे आर्टिकल 370 हो या अनुच्छेद 35 से, ये दोनों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, और ये वहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों को परिभाषित करता था। वहाँ पे बाहर का व्यक्ति क्या नहीं ले सकता था, जमीन नहीं ले सकता था। 35 ये बताता था। लेकिन अनुच्छेद 35 को भारतीय संविधान में 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इसे जारी किया गया था। यह प्रावधान राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के राज्य यह प्रावधान राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के राज्य विषयों के लाभ के लिए संविधान में कुछ अपवाद और संशोधन करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 35 से भारत के संविधान के तहत एक अनुच्छेद था जिसने जम्मू एंड कश्मीर के राज्य विधानमंडल को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के साथ साथ उन्हें विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया था। अनुच्छेद 35 के अनुसार एक स्थायी निवासी वह था जो 14 मई 1954 को राज्य का विषय था, या जो 10 वर्षों से राज्य का निवासी रहा हो और जिसने राज्य में कानूनी रूप से अचल संपत्ति अर्जित कर ली हो, जमीन वगैरह। जम्मू एंड कश्मीर के राज्य में विधायिका के पास 2/3 बहुमत से पारित कानूनों के माध्यम से लागू विशेषाधिकारों के साथ साथ स्थायी निवासी की
परिभाषा को संशोधित करने की शक्ति थी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि गैर स्थायी निवासियों को कौन से विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते। जैसे एक स्थायी निवासी जम्मू एंड कश्मीर की संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है, अस्थायी वाला। वही अनिवासी जम्मू एंड कश्मीर में राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसे प्रावधान थे पहले। एक अस्थायी निवासी जम्मू एंड कश्मीर राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शामिल नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 370 के साथ राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। अब कोई भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कुल 20 जिले आते थे। जम्मू एंड कश्मीर भारत के नवगठित 8वें केंद्र शासित प्रदेश में से एक है। जम्मू क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, ये आपने याद रखना है। और बोल सकते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी आपकी जम्मू है। मैंने कुछ पटांग बोल दिया क्या? ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है और हाँ ठीक है, और शीतकालीन जम्मू है, ठीक है। भारत सरकार ने 1954 से 2019 तक एक राज्य के रूप में प्रशासित एक क्षेत्र था। हरा सोना जम्मू एंड कश्मीर की वनस्पति को दिया गया नाम है और केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर के लिए प्राकृतिक वनस्पति राजस्व का एक बड़ा स्रोत देखने को मिलता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल आपकी जगह है कहाँ, कनाडा में। और हुआ क्या था कि 1926 में पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका जो आपका साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, महाद्वीप है, यहाँ पर क्या हो गया था, ओजोन पे छेद देखने को मिल गया था। और जब पता लगा कि छेद किसके कारण से, तो ये पता लगा था जो आपकी एसी वगैरह या रेफ्रिजरेटर में जो कौन सी होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, उसके कारण ये देखने को मिलता था। क्योंकि होता क्या था, ओजोन जैसे इसके साथ रिएक्ट करती थी, तो जैसे क्लोरीन के साथ रिलीज करती, क्लोरीन जैसे O3 बोलते हैं, इसका फॉर्मूला O3 होता है। क्लोरीन जैसे इसके साथ रिएक्ट करती थी, ये O3 ब्रेक हो जाता था O2+O में, और ओजोन क्या होती समाप्त होने लग जाती थी। तो वहाँ पे छेद देखने मिला था। उसके बाद 1927 में सभी देशों ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था कि वो ओजोन परत को बचाएंगे। तो ये पदार्थ ओजोन परत को कम करते थे, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कौन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ओजोन परत से रिलेटेड है। पढ़ लेते हैं। उन पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत को कम करते थे, पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा करने। और ओजोन परत आपकी मुख्यतः कहाँ पे होती है, ये होती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब समताप मंडल में, जो बेहतर वाली होती है, गुड ओजोन जैसे बोला जाता है। वैसे कुछ एक बैड ओजोन होती है जो खुद एक बोल सकते हैं आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक कारक होती है, वो आपकी कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है, पर बहुत कम होती है। मेनली आपके जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में होती है। और आप जानते हैं ओजोन परत का काम क्या होता है, ओजोन परत क्या करती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हानिकारक उन्हें रोकती है, ठीक है ना, जिससे स्किन कैंसर वगैरह या कैटरैक्ट जिसे बोलते हैं मोतियाबिंद, इस तरीके की बीमारी से बचाती है। तो लिखा हुआ है, या उन रसायनों को खत्म करने के लिए एक वैश्विक समझौता था जो इसे छीन कर सकती है। इस चरण तरीके के से बाहर निकलने की योजना ओजोन घटने वाले पदार्थों को उत्पादन और उपभोग दोनों में शामिल था। 1987 में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1990 में इसे लागू कर दिया गया था। समझौते के सफल कार्यान्वयन की सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से निर्णय लेने के लिए प्रोटोकॉल के पक्षकार वर्ष में एक बार मिलते थे। इनमें प्रोटोकॉल को समायोजित और संशोधित करना शामिल था, जो इसके निर्माण के बाद 6 बार किया जा चुका है। सबसे नवीन संशोधन किगाली आपका है रवांडा में, तो वहाँ पर क्या है, किगाली जो आपका प्रोटोकॉल है वो भी याद रखना, इसी से रिलेटेड 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। HFC को मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा समाप्त किए जाने वाले ओजोन क्षयकारी पदार्थों के एक बैच प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग किया गया था। यद्यपि वह ओजोन परत को क्षय नहीं करते थे, उन्हें शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने व्यवहारिक कार्यवाही योग्य कार्यों का एक समूह प्रदान किया है जो सार्वभौमिक रूप से सहमत है। प्रोटोकॉल अब तक सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को पूरा कर चुका है और आज भी ओजोन परत की सुरक्षा जारी है, ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ, दुनिया भर के देशों के सहयोगात्मक प्रयास की बदौलत ओजोन परत ठीक होने की ओर अग्रसर है। किगाली संशोधन जो लेटेस्ट आपका 2016 में लिखा हुआ, पार्टियों की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 28वीं बैठक के दौरान पदार्थ को जो कि किगाली रवांडा में ओजोन परत को छेद करते 170 से अधिक देशों ने प्रोटोकॉल में संशोधन के लिए सहमति व्यक्त की है। किगाली संशोधन का उद्देश्य उनके उत्पादन और खपत में कटौती करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के चरणबद्ध तरीके से उसे हटाने की बोल सकते हैं पहल करता है। ओजोन परत के क्षय पर उनके शून्य प्रभाव को देखते हुए HFC को वर्तमान में हाइड्रोक्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि वह शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्लोरीन होता है, ये खतरनाक होता है उसमें। किगाली संशोधन के साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक और भी अधिक शक्तिशाली साधन है। यह संशोधन 1 जनवरी 2019 को लागू होगा, बशर्ते हो गया है कि इसमें कम से कम 20 दलों द्वारा अनुमोदित किया जाए। इसका लक्ष्य 2047 तक HFC की खपत को 80% तक कम करना है। संशोधन के प्रभाव से सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को कितना कंट्रोल करना है, 0.5% तक रोकना है।
बढ़ोतरी को। अच्छा, उसके बाद एक रीजनिंग क्वेश्चन है, पेंसिल को लिखा हुआ है क्या EPCNLI, तो ये पता क्या कर रखा है, इन दोनों को बदल रखा है, मतलब इंटरचेंज है। NC को भी इंटरचेंज कर रखा है, IL को भी कर रखा है, तो शुड को भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा HSUODL चौथा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।